नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज की कहानी है, जैसा आपने लिखा था, शेखर जोशी जी की कहानी कोसी का घटवार। इस कहानी का पहले मैं आपको थोड़ा सा सारांश और संक्षेप में बता दूंगी, उसके बाद पूरी कहानी मैंने डाल दी है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले कहानी का सारांश और फिर पूरी कहानी। पर दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरा नया चैनल इंडियन यूट्यूबर सुनीता के किस्से कहानी हो, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में भी दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी। प्लीज़ जा करके वहाँ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। के घटवार एक तरह की प्रेम विशेष प्रेम कहानी है। जैसे कि आपने हिंदी साहित्य के इतिहास में देखा होगा कि मतलब उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो कहानी है उसने कहा था, वह भी एक प्रेम कहानी है। वैसे ही कोसी का घटवार एक प्रेम कहानी है। तो इसमें फौजी जवान जो है गोसाई और लक्ष्मण की कहानी है, जहाँ पे समाज की रूढ़िवादिता सोच के कारण प्रेम परास्त होता है और समाज की जीत। यहाँ पे जो दिखाया गया है कि एक मनोवैज्ञानिक कहानी है और जो सामाजिक बंधनों के कारण प्रेम तो होता है दोनों पात्र जो ये गोसाई और लक्ष्मण में, पर सामाजिक रूढ़िवादी के कारण उनकी शादी नहीं हो पाती है। एक मनोवैज्ञानिक कारण बोलिए, एक हमारे समाज में है कि अकेले आदमी के साथ कोई भी अपनी बेटी का ब्याह नहीं देना चाहता है, कि अगर कभी बेटी पर संकट आएगा तो फिर उसकी रक्षा कौन करेगा। ना तो उसका परिवार साथ है, ना माँ बाप, ना भाई बहन, कोई भी नहीं, और ऊपर से वह फौजी है। उधर जिस आदमी के साथ माँ बाप लक्ष्मण की शादी करते हैं वह भी एक फौजी होता है, किंतु जब वह फौज जाता है तो उसके पीछे उसका पूरा परिवार होता है। तो ये सोच होती है कि उसके पीछे उसका पूरा परिवार उसकी देखभाल करेगा, उनकी बेटी लक्ष्मण की। किंतु ऐसा होता नहीं है। राम सिंह की मृत्यु के बाद, मतलब लक्ष्मण की पति की मृत्यु के बाद, उसके जेठ जेठानी उसको अपना बोझ समझते हैं और उस पर तरह तरह के अत्याचार करते हैं, और कहीं उसको अपनी जमीन जायदाद में से हिस्सा ना देना पड़े तो उसे निकाल देते हैं। वह वहां से छोड़कर जब मायके लौट कर आती है तो वहां पर भी सब कुछ नष्ट ही हो जाता है। ना उसके पिता रहते हैं, ना माँ भी बीमारी के कारण थोड़े ही दिन में मर जाती है, और उसके बाद उसके चाचा चाची भी उसको नहीं रखते हैं। उधर गोसाई फौज में 15 साल की सेवा समाप्त कर लौट आता है, और जब उसका मन नहीं लगता तो वो एक गेहूं पीसने का घट लगा लेता है कोसी के किनारे। और यही कहानी जो है, इस दोनों पात्रों के फिर से मिलने का है, जो 15 साल बाद अचानक उनकी मुलाकात होती है। गोसाई कहते हैं कि लक्ष्मण ने कभी गोसाई कहता है कि लक्ष्मण ने कभी आंचलिक ग्राम देवता की कसम लेकर के कहा था, जैसा गोसाई करेगा वैसा ही करेगी। तो यहाँ पे भी एक मनोवैज्ञानिक संबंध आ जाता है कि हमने कसम खा ली भगवान की, तो अगर वो नहीं किया तो बहुत ही ज़्यादा जो है कुछ हो जाएगा। एक शायद कसम लेकर के उसने कहा था और वैसा नहीं किया, इस वजह से उसके उसके जीवन में जो भी गठित हुआ है इसके कारण से हुआ है। यहाँ दोनों ही पात्र जो हैं, चाहे गोसाई हो चाहे लक्ष्मण, तनाव में जी रहे हैं, एक दूसरे के प्रति भी और समाज के प्रति भी। एक और तो समाज की तथा कथित मर्यादाओं को निभाने के लिए मानसिक चुनौती है, और दूसरा उनका गोपन प्रेम। वे समझते हैं कि दोनों के बीच में प्रेम नहीं है, किंतु 15 वर्ष बाद भी जब वे अचानक मिलते हैं तो गोसाई को एक तरह का उसमें लक्ष्मण में वही पुरानी 15 वर्ष वाली लक्ष्मण दिखाई देती है। तो मतलब उसकी सहायता करने के लिए वह उसको पैसे भी देना चाहता है लक्ष्मण को, और अंत में एक सलाह भी देता है। जो एक वाक्य है वो कहता है कि कभी 4 पैसे जुड़ जाए तो गंगनाथ पर जाकर लगाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना, और पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए। शायद उसे लगता है कि उसने जो कसम खाई थी उसके कारण आज उसकी यह हालत हुई है। के घटवार कहानी सामाजिक यथार्थ है, जिसकी कीमत कभी भी एक स्त्री अपनी या तो मौत से चुकाती है
या कभी उसकी प्रेम की मौत से। यही यथार्थ है। इस कहानी में पात्रों को नहीं, समाज को बदलना चाहिए, ये संकेत कहानीकार देना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं कोसी के घटवार की कहानी। अभी खप्पर में 1/4 से भी अधिक गेहूं शेष था। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पुल्टा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना दिया। बाहर आते आते उसने फिर एक बार और खप्पर में झांक कर देखा, जैसे यह जानने के लिए कि इतनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है। परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खसखस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पाट चल रहा था। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब नीचे तक झुककर वह बाहर निकला। सर के बालों और बाहों पर आटे की एक हल्की सफेद परत बैठ गई थी। खंबे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जा साला, सुबह से अब तक 10 पंसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चला गया। कैसी अनहोनी बात है। बात अनहोनी तो है ही। जेठ बीत रहा है, आकाश में कहीं बादलों का नाम निशान नहीं। अन्य वर्षों अब तक लोगों की धान रोपाई पूरी हो जाती थी, पर इस साल नदी नाले सब सूख पड़े हैं। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार, बीच की क्यारियां सूखी जा रही हैं। छोटे नाले गलों के किनारे के घाट महीनों से बंद है। कोसी के किनारे है गुसाई का यह घाट, पर इसकी भी चाल ऐसी कि लद्दू घोड़े की चाल को मात देती है। चक्की के निचले खंड में छिछर छिछर की आवाज के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज। अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मथानी इससे ज्यादा शोर करती है। इसी मथानी का वह शोर होता था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती थी। अब तो भले नदी पार कोई बोले तो बात यहाँ सुनाई दे जाए। छप छप छप। पुरानी फौजी पैंट को घुटनों तक मोड़कर गुसाई पानी की गुल के अंदर चलने लगा। कहीं कोई सुराख निकास हो तो बंद कर दे, एक बूंद पानी भी बाहर ना जाए। बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों। प्राय आधा फलांग चलकर वह बांध पर पहुंचा। नदी की पूरी चौड़ाई को घेरकर पानी का बहाव घट की गुल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने बांध में 1-2 स्थान पर निकास बंद किया और फिर गुल के किनारे किनारे चलकर घट पर आ गया। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को बुहार कर ढेरी में मिला दिया। खप्पर में अभी थोड़ा बहुत गेहूं शेष था। वह उठकर बाहर आया। दूर रास्ते पर एक आदमी सर पर पिसान रखे उसकी ओर जा रहा था। गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज दे दी, हे हो, यह लंबर देर में आएगा। 2 दिन का पिसान अभी जमा है, ऊपर उमेद सिंह के घट पे देख लो। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊंचे स्वर में पुकार कर वह बोला, जरूरी है जी, पहले हमारा नंबर नहीं लगा दोगे। गुसाई होठों ही होठों मुस्कुराया। कैसा चीखता है, जैसे घट की आवाज इतनी हो कि मैं सुन ना सकूं। कुछ कम ऊंची आवाज में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दिया, यहाँ जरूरी का भी बाप रखा है जी, तुम ऊपर चले जाओ। वह आदमी लौट गया। महल की छांव में बैठकर गुसाई ने लकड़ी के जलते कुंदे को खोदकर चिल्लम सुलगाई और गुड़ गुड़ करता धुआं उड़ाता रहा। खसर खसर चक्की का पाट भी चल रहा था। किट 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 खप्पर से दाने गिरने वाली चिड़िया पाट पर टकरा रही थी। छिचर छिचर की आवाज के साथ मथानी पानी को काट रही थी और कहीं कोई आवाज नहीं। कोसी के बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं। रेती पत्थरों के बीच में टखने टखने पत्थर भी अपना सर उठाए आकाश को निहार रहे थे। दोपहरी ढलने पर भी इतनी तेज धूप, कहीं चिड़ैया भी नहीं बोलती, किसी प्राणी का प्रिय अप्रिय स्वर नहीं। सूखी नदी के किनारे बैठा गोसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौट तो वह जाता ही घट के अंदर टचपंडे पिसान के थैलों को देखकर 2-4 क्षण की बातचीत का आसरा ही होता। कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वही जिसे अपना कह सके ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं। पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट के मोड़ को गुसाई ने खोला। गुल में चलते हुए थोड़ा भाग भीग गया था, पर इस गर्मी में उसे भीगी पैंट की यह शीतलता अच्छी लगी। पैंट की सलवटों को ठीक करते करते गुसाई ने हुक्के की नली से मुंह उठाया। उसके होठों में बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों को याद गुसाई सोचने लगा, इसी पैंट की बदौलत यह अकेलापन उसे मिला है। नहीं, याद करने का मन नहीं करता। पुरानी
बहुत पुरानी बातें वह भूल गया है, पर हवलदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। ऐसी ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था, लॉन्ड्री की धुली नोकदार क्रीच वाली पैंट। वैसी ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गुसाई फौज में गया था, पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। पैंट के साथ और भी कितनी स्मृतियां संबंध है उस बार छुट्टियों की बात। कौन महीना? हाँ, बैसाखी था। सर पर क्रास, खुखरी के क्रिस्ट वाली काली किश्ती नुमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी वह पहली बार एनुअल लीव पर घर आया तो चिड़वन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए थे। चाचा का घोट एकदम भर गया था। ठसाठस बिस्तर की नई एकदम साफ जगमग लाल नीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी थी लोगों को बिठाने के लिए। खूब याद है, आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे। सिर्फ चना गुड़िया हल्द्वानी के तंबाकू का लोभ भी नहीं था। कल के शर्मीले गोसाई के इस नए रूप में देखने का कौतूहल भी था, पर गोसाई की आंखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थी वह वहां नहीं थी। नाला पार के अपने गांव में से भैंस के कटैया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी, पर गोसाई उस दिन उससे मिल न सका। गांव के छोकरे ही गोसाई की जान को बवाल हो गए थे। बुढ़े नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे। आजकल गोसाई को देखकर सोबनिया का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लग गया है। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते थे, सिगरेट बीड़ी या गपशप के लोभ में। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे लक्ष्मा को पात पतेल के लिए जंगल जाते देखकर वह छोकरों से कांकड़ के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल को चल दिया था। गांव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे गुसाई के घुटने पर सर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। पके गदराए गहरे लाल लाल काफल। खेल खेल में काफलों की छीना झपटी करते गोसाई ने लक्ष्मा की मुट्ठी भींच दी। टप टप काफलों का गाढ़ा लाल रस उसकी पैंट पर गिर गया था। लक्ष्मा ने कहा था, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बाह की कुर्ती इसमें से निकल आएगी। वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं ही हंसती थी। पुरानी बात क्या कहा था गोसाई ने, याद नहीं पड़ता। तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुवा, या कुछ ऐसा ही। पर लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई होगी? पहाड़ी पार के रमुआ ने, जो तुरी निशान लेकर उसे भ्याने आया था, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वालों को छोकरी कैसे दे दे हम? लक्ष्मा के बाप ने कहा था। उसका मन जानने के लिए गोसाई ने टेढ़े तिरछे बात चलवाई थी। उसी साल मंगसिर की एक ठंडी उदास शाम को गोसाई की यूनिट के सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े खड़े उससे कहा था, हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। उस साल उसकी शादी थी। खूब अच्छी औरत मिली है, या शक्ल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख। तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नजदीक की है। लक्ष्मा कुछ ऐसा ही नाम है। गोसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन सिंह के पास से चला आया था। रम डे थे उस दिन। हमेशा आधा पैग लेने वाला गोसाई उस दिन पेशी करवाई थी, मलेरिया प्रिकॉशन न करने के अपराध में। सोचते सोचते गोसाई बदबदाया, सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर से विदा होने से एक दिन पहले वह मौका निकालकर लक्ष्मा से मिला था। गंगन्नाथ थजीव की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। वर्षों से सोचता आया, कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगनाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। जिस पर भी गंगनाथ का कोप हुआ वह कभी फल फूल नहीं पाया, पर लक्ष्मा से कब भेंट होगी यह वह नहीं जानता। लड़कपन से संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदानों में चले गए हैं। गांव की ओर जाने का उसका मन नहीं होता। लक्ष्मा के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता। जितने दिन नौकरी रही वह पलट पलट कर अपने गाँव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलंटरी ट्रांसफर लेने वालों की लिस्ट में नायक गुसाई सिंह का नाम ऊपर आता रहा, और वो भी लगातार 15 साल तक। पिछले बैसाख में ही वह गांव लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था और खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गोसाई अपनी जिंदगी की किताब पढ़कर सुनाता। शब्द शब्द, अक्षर अक्षर कितना देखा, कितना सुना और कितना अनुभव किया उसने। पर नदी किनारे यह तपती रेत, पंचक्की की खटर पटर और महल की छाया में ठंडी चिल्लम को निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गोसाई, और चारों ओर अन्य कोई नहीं, एकदम निर्जन, निस्तब्ध और सुनसान।
एकाएक गोसाई का ध्यान टूटा। सामने पहाड़ी के बीच पगडंडी से सर का बोझा लिए एक नारी आकृति उसकी ओर चली आ रही है। गोसाई ने सोचा वहीं से आवाज देकर लौटा दे। कोसी ने चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहां तक आकर केवल निराश लौट जाने के लिए क्यों बाध्य करे। दूर से चिल्ला चिल्ला कर पिसान स्वीकार करवाने की लोगों की आदत से वह तंग आ चुका था। इस कारण आवाज देने को उसका मन नहीं हुआ। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नेरी के मार्ग में आ पहुंची थी। चक्की की बदलती आवाज को पहचान कर गोसाई घट के अंदर चला गया। खप्पर का अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम अन्न वाले थैले को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चुड़ियों को उल्टा कर दिया। किटकिट का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटे को थैले में भरने लगा। घट के अंदर मथानी को छिचर छिचर की आवाज भी अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की ऊपर वाले पाट को घिसटती हुई घरघराहट का हल्का धीमा संगीत चल रहा था। तभी गोसाई ने सुना अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर इस संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठ स्वर। कब बारी आएगी जी? रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। सर पर पिसान रखे एक स्त्री उससे यह पूछ रही थी। गोसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा। चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़े में पिसान ढीला बंधा होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुंह के आगे आ गया था। गोसाई उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैलों को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़ियां किटकिट बोल रही थी और उसी गति के साथ गोसाई के अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। घट के छोटे कमरे में चारों ओर पिसे हुए अन्य का चूर्ण फैल रहा था, जो अब तक गोसाई के पूरे शरीर पर छा गया। इस कृत्रिम सफेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था, इसलिए स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। उसने दोबारा वही शब्द दोहराए। वह अब भी तेज धूप में बोझा सिर पर रखे हुए गोसाई का उत्तर पाने की को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती। दूसरी बार के प्रश्न को गोसाई ने ना टाल पाया, उत्तर देना ही पड़ा। यह पहले ही टीला लगा है, देर तो होगी ही, उसने दबे दबे स्वर में कहा। स्त्री ने किसी प्रकार की अनुनय विनय नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा लेने को लौट पड़ी। गोसाई झुककर घट से बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया। हताश सा वह कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा, फिर अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर एक दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस जाती हुई उस स्त्री को बुलाने के लिए बाध्य कर दिया। आवाज देकर उसे बुला लेने को उसने मुंह खोला, परंतु आवाज ना दे सका। एक झिड़क, एक असमर्थता थी जो उसका मुंह बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गोसाई के अंतर में तीव्र उथल पुथल मच गई थी। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को नहीं रोक पाया और लड़खड़ाती आवाज में उसने पुकारा, लक्ष्मा। घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज नहीं दे पाया था। स्त्री ने यह आवाज नहीं सुनी। इस बार गोसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद यह थी कि चक्की वाला एक बार पिसान स्वीकार न करने पर भी दोबारा उसे बुला रहा है। यह उसे केवल भ्रम हुआ। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हो जी? गोसाई ने संयत स्वर में कहा, हाँ ले आ, हो जाएगा। लक्ष्मण क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गोसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ महल की छाव में चला गया। लक्ष्मण पिसान का थैला घट के अंदर रखाई। बाहर निकलकर उसने आंचल के कोर से मुंह पहुंचा। तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा। महल के पेड़ की छाया में घट की और पीठ किए गोसाई बैठा हुआ था। निकट स्थान में दाड़िम के एक पेड़ की छांव में छोड़कर अन्य कोई बैठने का स्थान नहीं था। वह उसी ओर चलने लगी। गोसाई की उदारता के कारण ऋणी सी होकर जैसे उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहें। घटवार जी, बड़ा उपकार का काम कर दियो है तुमने। ऊपर के घट में भी न जाने कितनी देर से लंबा रात मिलता। अजय संतति के प्रति दिए गए आशीष वचन को गोसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मण उसकी ओर देखे। इसके पूर्व ही उसने कहा, जीते रहे तेरे बाल बच्चे लक्ष्मण। मायके कब आई? गोसाई ने अंतर में घुमड़ती आंधी को रोककर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में कहा जैसे वह भी अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मण के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। की छाया में पात पतेल झाड़कर बैठते लक्ष्मण ने शंकित दृष्टि से गोसाई की ओर देखा।
कोसी की सूखी धार अचानक जल प्लवित होकर बहने लगती, तो भी लक्ष्मा को इतना आश्चर्य न होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गोसाई को इस रूप में देखने पर हुआ। विस्मय से आंखें फाड़कर वह उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास ना हो रहा हो कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गोसाई है। तुम जाने क्या कहना चाहती थी लक्ष्मा, शेष शब्द उसके कंठ में ही रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए यह घट लगवा लिया। गोसाई ने पूछा, बाल बच्चे ठीक हैं? आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को हाथों में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखुड़ियों को एक एक कर निर्दृश्य तोड़ने लगी और गुसाई पतली सीख लेकर आग को कुरेदता रहा। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गुसाई ने पूछा, तू अभी और कितने दिन मायके ठहरने वाली है? अब लक्ष्मा के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। टप टप वह सिर नीचे की आंसू गिराने लगी। सिसकियों के साथ साथ उसके उठते गिरते कंधों को गुसाई देखता रहा। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वह किन शब्दों में अपनी सहानुभूति प्रकट करे। इतनी देर बाद सहसा गोसाई का ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया। उसके गले में चरेऊ, जिसे सुहाग चिन्ह कहते हैं, नहीं था। हतप्रभ सा गोसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर उन सब बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। इन क्षणों में वह केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। गोसाई की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यह माँ की बीमारी में आई थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं भी डूब मरती, जंजाल कटता। यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो? गोसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का साथ नहीं होता जी। बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी है, सोचते हैं कहीं मैं हक ना जमा लूं। मैंने साफ साफ कह दिया कि मुझे किसी का कुछ लेना देना नहीं। जंगलात का लीसा ढो ढोकर अपनी गुजर कर लूंगी, किसी की आंख का कांटा बनकर नहीं रहूंगी। गोसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता रहा। दाड़िम के वृक्ष से पीठ टिकाकर लक्ष्मा घुटने मुड़कर बैठी थी। गोसाई सोचने लगा, 15-16 साल किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय का अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया, पर उसे लगा उस छाप के नीचे वह आज भी 15 वर्ष पहले की लक्ष्मा देख रहा है। कितनी तेज धूप है इस साल। लक्ष्मा का स्वर उसके कानों में पड़ा, प्रसंग बदलने के लिए, जैसे लक्ष्मा ने यह बात जानबूझकर कही हो। और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहाँ लक्ष्मा बैठी थी। दाड़िम की फैली अधडंगी डालों से छनकर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण ना जाने कब लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहरी रंगीनी में डुबा रही थी। गुसाई एक टक उसे देखता रह गया। दोपहर तो बीत चुकी होगी, लक्ष्मा ने प्रश्न किया तो गोसाई का ध्यान टूटा। हाँ, अब तो 2 बजने वाले होंगे, उसने कहा। उधर धूप लग रही है, इधर आजा छांव में, कहता हुआ गोसाई एक झमाई लेकर अपने स्थान से उठ गया। नहीं, यही ठीक है, कहकर लक्ष्मा ने गोसाई की ओर देखा, लेकिन वे अपनी बात कहने के साथ ही दूसरी ओर देखने लगा था। घट में कुछ देर पहले डाला पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसने जाकर जल्दी जल्दी लक्ष्मा का अनाज खप्पर में खाली कर दिया। धीरे धीरे चलकर गोसाई गुल के किनारे तक आ गया। अपनी अंजलि से भर भर कर उसने पानी पिया और फिर पास ही एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और एल्युमिनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोरकर उसने आग सुलगाई। एक काली पुती बटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मा की ओर मुंह कह गया, चाय का भी टेम हो रहा है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी है। लक्ष्मा ने उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गुसाई को काफी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा 6-7 वर्ष का बच्चा लक्ष्मा की देह से सटकर बैठा हुआ है। बच्चे का परिचय देने की इच्छा उसे, जैसे लक्ष्मा ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने यहाँ भी पहुँच गया। गोसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर मां से किसी चीज के लिए जिद कर रहा है। एक बार झुंझलाकर लक्ष्मा ने उसे झिड़क दिया, चुप रहे, अभी लौटकर घर जाएंगे, इतनी सी देर में क्यों मरा जा रहा है। चाय के पानी में दूध डालकर गोसाई फिर उसी बंजर घट में गया। एक थाली में आटा लेकर वह गुल के किनारे बैठा बैठा उसे कूटने लगा। मिहल के पेड़ की ओर आते समय उसने साथ में 2-1 बर्तन और ले लिए। लक्ष्मा ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी थी। 1 गिलास और एक एनिमल का मग और एक एल्युमिनियम के मैसोटीन में गुसाई ने चाय डालकर आपस में बांट ली और पत्थरों से बने भिडंगे चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा।
हाथ का चाय का गिलास जमीन पर टिकाकर लक्ष्मा उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसकाकर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर में प्रकट की कि गुसाई नाना न कह सका। वह खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डुबिया सिरे की रोटियां चूल्हे में खिलने लगी। वर्षों बाद गुसाई ने ऐसी रोटियां देखी थी जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगरों की चपातियां या स्वयं उसके हाथ से बनी बेडोल रोटियों से एकदम भिन्न थीं। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मा के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। किसी काम से वह बंजर घट की ओर गया। बड़ी देर तक खाली बर्तन और डिब्बे को उठाता रखता रहा। लौटकर आया तो लक्ष्मा रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी। अब आटे से में सने हाथों को धो रही थी। गोसाई ने बच्चे की ओर देखा। वह दोनों हाथ में चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गोसाई को देखे जा रहा था। तो लक्ष्मा ने आग्रह के स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी। मैं तो अपने टाइम से खाऊंगा, यह तो बच्चे के लिए है। स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अनधिकार हो। नाना जी, वह तो अभी घर जाकर खाकर ही आ रहा है, मैं रोटियां बनाकर रखाई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मा ने आपत्ति प्रकट की। और यूं ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां, घर में? बच्चे ने रुआसी आवाज में वास्तविक व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ गया था। चुप! आंखें तरेर कर लक्ष्मा ने उसे डांट दिया। बच्चे के इस कथन में उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई थी। इस कारण लज्जा से उसका मुंह आरक्त हो उठा। अरे बच्चा है, भूख लगाई होगी, डांटने से क्या फायदा? गोसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु मां की अनुमति के बिना उन्हें स्वीकारने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों को और कभी अपनी मां को देख रहा था। गोसाई के बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियां लेने में संकोच करता रहा तो लक्ष्मा ने उसे झिड़क दिया। मरा, अब ले क्यों नहीं लेता? जहां जाएगा वहीं अपने लक्षण दिखाएगा। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गोसाई ने रोटियां ऊपर एक टुकड़ा गुड़ रखकर बच्चे के हाथों में दिया। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गोसाई कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए होठों को देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया था, जिसे गोसाई और लक्ष्मा दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबाकर खाते खाते गोसाई ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में ही मुस्कुराकर कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। लक्ष्मण ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गोसाई हो होकर खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आधी रोटी और खा लेता। गोसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी विवशता प्रकट की। अरे ऐसे ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो भागी क्यों पड़ता? 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है, आज थोड़े पैसे मिले, आज ले जाऊंगी कुछ सौदा। हाथ में अपनी जेब टटोलते हुए गोसाई ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गोसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, काम चलाने के लिए ये रख ले, मेरे पास अभी और है, परसों दफ्तर में से मनी ऑर्डर आया था। नहीं नहीं जी, काम तो चल ही रहा है, मैं इस मतलब से थोड़ी ना कह रही थी, यह तो बात चली थी तो मैंने कहा, कहकर लक्ष्मा ने सहायता के लिए से इनकार कर दिया। गोसाई को लक्ष्मा का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रुकी आवाज में बोला, दुख तकलीफ के वक्त आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। कितना कमाया, कितना फूका हमने इस जिंदगी में, कोई हिसाब है? पर क्या फायदा, किसी के काम नहीं आया। इसमें एहसान की क्या बात है? पैसा तो मिट्टी है, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी है, एकदम मिट्टी। परंतु गोसाई के इस तर्क के बावजूद भी लक्ष्मा अड़ी रही। बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगनाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निभी जाते हैं जी, पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराई प्रेम से हंस बोल दे तो वह बहुत है दिन काटने के लिए। गोसाई ने गौर से लक्ष्मा के मुख की ओर देखा। वर्षों पहले उठे हुए ज्वार और तूफान का वहां कोई चिन्ह शेष नहीं था। अब वह सागर जैसे सीमाओं से बंद कर शांत हो चुका था। रुपया लेने के लिए लक्ष्मा से अधिक आग्रह करने का साहस नहीं हुआ, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा बुझा सा वह धीमी चाल से चलकर वहां से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार शंकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मा उस पर पीठ किए बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी अपने निजी आटे के टीन से 2-2.5 सेर के करीब आटा निकालकर लक्ष्मा के आटे में मिला दिया और संतोष की एक सांस लेकर वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घूमते हुए देखकर उसने हाँक दी। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था।
बांध की ओर जाने से पहले एक बार लक्ष्मण के निकट आया। पिसान पिस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए फिर ठिठक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में जैसे उसे झिझक हो रही थी। अटक अटक कर वह बोला, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गोसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच लगा। वह न जाने क्या कहना चाहता था। इस बात की आशंका से उसके मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा। पर गोसाई ने झिड़कते हुए केवल इतना ही कहा, कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ पर का जागर लगाकर भूल चुकी माफी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए। लक्ष्मण की बात सुनने के लिए वह नहीं रुका। पानी तोड़ने वाले खेतीहर से झगड़ा निपट कर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा, सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मण अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वह उन्हें पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचने तक टकटकी बांधे देखता रहा। घट के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किटकिट आवाज कर रही थी। चक्की का पाट खिसर खिसर चल रहा था और मथानी की पानी काटने की आवाज आ रही थी। और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान, निस्तब्ध।